अच्छा जी, आज आप लोगों का अस्सलाम वालेकुम क्लास क्विज था काइनेटिक्स का, जो कि आप लोगों को प्रोवाइड की गई थी सब चीजें। तो हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक्स का क्विज का एमसीक्यू नंबर 1। तो हमारा एमसीक्यू नंबर 1 जो है वो है ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। तो ऐसी कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री की या साइंस की जिसमें आप केमिकल रिएक्शन के रेट के साथ डील करते हो? तो वो हमारे पास है जी केमिकल काइनेटिक्स। बी ऑप्शन आपके पास सही ऑप्शन था इसमें। केमिकल काइनेटिक्स में हम रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है, वो स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, वो डिस्कस करते हैं। और कौन से फैक्टर्स भी हैं वो भी हम काइनेटिक्स में ही डील करते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे रेट डिपेंड कर रहे हैं। कोई भी रिएक्शन तेज हो रहा है, स्लो हो रहा है, मॉडरेट स्पीड के साथ हो रहा है, इस चीज को हम कहते हैं रेट। कि किसी का रेट क्या है, वो तेज है, स्लो है, और वो किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट को इफेक्ट करते हैं। वो सारी स्टडीज कंबाइंड हम डिस्कस करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो आपके पास बी ऑप्शन इसका ठीक ऑप्शन था। देन आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यू था जी, रेट ऑफ अ केमिकल रेट ऑफ यूनिट ऑफ अ रेट ऑफ अ रिएक्शन इज, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके रेट का यूनिट क्या है। तो हमारे पास जो रेट होता है, पहले तो आपने उसका फार्मूला देखना है। हमारे पास फार्मूला क्या होता है रेट का? चेंज इन कंसंट्रेशन। के चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये चेंज इन कंसंट्रेशन आपकी रिएक्टेंट की भी हो सकती है और प्रोडक्ट की भी। अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो कंसंट्रेशन कम हो रही होती है, प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है। लेकिन ओवरऑल चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम, के कितने टाइम में कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई, इस चीज को हम कहते हैं रेट। और उसके बाद अगर मैं कंसंट्रेशन का यूनिट का यूज करूं तो इसका यूनिट होता है मोलैरिटी डिवाइडेड बाय सेकेंड। अब मोलैरिटी को फर्दर मैं लिख सकती हूँ मोल पर डीएम क्यूब। तो मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड इसका यूनिट है आपके पास। इसमें हमारे पास ऑप्शन में दिया गया था, सॉरी ये मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, सी ऑप्शन आपके पास लिखा गया है। तो इसमें राइट ऑप्शन आपके पास था रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, इसका यूनिट। देन नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू है जी, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज, कि आपके पास कोई रिएक्शन प्रोसीड हुआ है, कोई भी आपने रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करवा दिया, अपना रिएक्शन लगा दिया है, तो रेट क्या होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, वो सबसे ज्यादा तेज कब होगा, पूछा गया था आपसे कि वो स्टार्ट में तेज होगा, मिड में तेज होगा, एंड में तेज होगा, या फिर पूरे रिएक्शन में जो है वो रेट कांस्टेंट रहते हैं स्टार्ट से लेके एंड तक। तो इसका आपके पास राइट ऑप्शन था कि रेट जो है वो आपके पास सबसे ज्यादा तेज स्टार्ट में होता है। आपने ग्राफ भी देखा होगा, आपके पास ग्राफ था जिसमें आपके पास इस तरह कर्व आ रही थी, एक राइजिंग कर्व थी, एक डिक्रीजिंग कर्व थी। देखिए ये थी रिएक्टेंट्स की कर्व, के रिएक्टेंट्स टाइम के साथ यूज होते रहते हैं और कम होते रहते हैं, और प्रोडक्ट्स जो है वो टाइम के साथ बन रहे होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है। तो आपके पास जो ग्राफ की स्लो लाइंस होती हैं, उसमें जो इनकी स्टीपनेस है वो आपको रेट के बारे में बताती है कि रेट तेज है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट में आपके पास जो है आपकी जो ये लाइन है ग्राफ की, वो सबसे ज्यादा स्टीप स्टार्ट में है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कांस्टेंट 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 और एट द एंड ये बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो ये जो लाइन की स्टीपनेस है ये आपको रेट के बारे में बताती है कि वो बहुत तेज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जो आपकी लाइन है वो स्टीप स्टार्ट में ही है, तो आपके पास जो रेट भी है वो जो सबसे ज्यादा होगा वो स्टार्ट में होगा। आहिस्ता आहिस्ता हमेशा रेट कम 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 और एट द एंड कांस्टेंट हो जाता है, जैसे ही रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम में आएगा या खत्म होने वाला होता है, तो रिएक्टेंट्स कम हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स बढ़ रहे होते हैं, और रिएक्शन रेट टाइम के साथ कम होता रहता है आपका। देन आपके पास है जी नेक्स्ट एमसीक्यू, रेट ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स। कि हमारे पास रेट हमने पढ़े थे टू टाइप्स के थे, इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट। अगर दो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल की बात की जाए तो हम दो पॉइंट्स पे लेके डिवाइडेड बाय टू कर देते हैं इसको। ऐसे रिएक्शन जो कि टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के दरमियान देखा जाए उसको हम कहते हैं एवरेज रेट। तो आपके पास बी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन था।
देन आपके पास 8th एमसीक्यू है, इन रेट इक्वेशन पॉजिटिव साइन शोज, कि आपके पास रेट इक्वेशन है उसमें जो पॉजिटिव साइन है वो किस चीज को शो करता है। पॉजिटिव साइन का मतलब है कि आपके प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, पॉजिटिव शो करता है बढ़ने को। अब बढ़ती आपके पास जब भी कोई रिएक्शन होता है तो क्या चीज बढ़ती है, हमेशा आपके पास प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ती है। तो आपके पास डी ऑप्शन राइट ऑप्शन आएगा कि इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, पॉजिटिव साइन। नेगेटिव हो तो वो क्या शो करेगा कि आपकी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम हो रही है। तो नेगेटिव साइन शो डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट एंड पॉजिटिव साइन शो इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। देन आपके पास 9th एमसीक्यू था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप, के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रेट डिटरमिनिंग स्टेप वो हमारे पास स्टेप होता है जिसपे रेट डिपेंड कर रहा होता है। सबसे स्लोएस्ट स्टेप को हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं, और जो स्टेप सबसे स्लो होगा उस पे सारा का सारा हमारा रेट जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। अब उसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वही हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहलाते हैं। तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। देन आपके पास 10th एमसीक्यू है जी, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ अ रिएक्शन। अभी हमने डिस्कस किया है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करेगा स्लोएस्ट स्टेप पे, और स्लोएस्ट स्टेप एक किसी भी काइनेटिक्स में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि एक रिएक्शन देखने में एक लाइन में लिखा होता है, लेकिन जब आप उसके मैकेनिज्म को देखोगे तो वो 3, 5, 7, 10 स्टेप्स पे भी कंपोज हो सकता है। तो जो उन 10 में से जो एक जो स्टेप होगा वो सबसे स्लो होगा, उस जो काइनेटिक्स है वो उस सबसे ज्यादा स्लो स्टेप के साथ डील करती है, और उस स्लो स्टेप को हम कहते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। सारा का सारा रेट जो होगा ना वो आपका इस स्लो स्टेप पे डिपेंड कर रहा होगा। तो इसका आपका 10th का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन था। इंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन आर मोस्टली, आपके पास ये जो 3-4 एमसीक्यू में दिए हुए थे ये बार बार रिपीट होते हैं, आपने इनको अच्छे से करना है। इंजाइम कैटेलाइज्ड अभी आ जाएंगे फोटो न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो इंजाइम के अपने आपके पास जितने भी रिएक्शन होते हैं वो सारे के सारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, मतलब रिएक्टेंट पे उनकी जो रेट है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा होता। तो इंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन 99%। 99% मतलब 99% टाइम्स जो होंगे ना वो जीरो ऑर्डर होंगे आपके पास इंजाइम्स वाले रिएक्शन। देन फोटो रिएक्शंस आर वो रिएक्शंस जो कि लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, स्पेशली इसमें हम डिस्कस करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में होने वाले, तो इंजाइम्स वाले और लाइट की रिएक्शंस, लाइट की प्रेजेंस में होने वाले रिएक्शंस दोनों के दोनों हमेशा जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं हमेशा। तो याद रखना है enzyme catalyzed and the reactions that take place in the presence of light or sunlight are mostly zero order reactions. देन नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी, आपके पास ऑर्डर जीरो भी हो सकता है जिसपे रेट डिपेंड ही ना करे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे। फर्स्ट ऑर्डर भी होता है, फ्रैक्शंस में भी होता है, माइनस में भी होता है। आपको जो नोट्स दिए गए थे आपने उसमें सारी एग्जांपल्स दी हुई थी आपको, जिसमें था कि सारे के सारे आपके पास जीरो फर्स्ट और इन सब एग्जांपल्स भी दी हुई थी। तो ऑर्डर आपके पास किसी भी तरह हो सकता है, 0, 1, 1.5, -3 ऑल। तो आपके पास राइट ऑप्शन बनता था कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है आपके पास, फ्रैक्शन में भी, नेगेटिव में भी, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स दोनों। देन नेक्स्ट एमसीक्यू आपका था रिएक्शन फॉर विच सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ रेट इक्वेशन इज 2, कि अगर आपके पास रेट इक्वेशन दी गई है उसके सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स 2 है, तो वही रेट इक्वेशन में जो एक्सपोनेंट का सम होता है वही हमारा ऑर्डर कहलाता है। तो अगर उनका सम 2 था तो ऑब्वियसली वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन था। तो आपके पास यहाँ पे बी ऑप्शन राइट ऑप्शन था। रेट इक्वेशन में सम ऑफ एक्सपोनेंट्स जो भी होगा वही उसका ऑर्डर होगा। अगर ये 1 होता तो फर्स्ट ऑर्डर बन जाता, ये 2 है तो सेकंड ऑर्डर है, अगर ये 3 है तो थर्ड ऑर्डर बन जाता। जो भी उसका सम बनेगा रेट इक्वेशन में वही उसका ऑर्डर कहलाता है। देन हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस आर मोस्टली, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस आपके पास मोस्टली क्या होते हैं, सूडो ऑर्डर्स कहलाते हैं। हाइड्रोलिसिस क्या होती है, वाटर की प्रेजेंस में जो भी रिएक्शंस होते हैं उनको आप कहते हो हाइड्रो की प्रेजेंस में, हाइड्रो या एक्वा की प्रेजेंस में। अब कोई भी आपके पास रिएक्टेंट होता है वो वाटर की प्रेजेंस में और होता है, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। अब जब भी हमारे पास आप रेट इक्वेशन लिखोगे तो रेट इक्वेशन में क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे के होता है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स होते हैं, यहाँ पे वाटर, लेकिन हम जो मेन फाइनल इक्वेशन लिखते हैं उसमें हम वाटर नहीं लिखते। क्यों?
वाटर हमारा एज अ सॉल्वेंट होता है, और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज होता है। अब वो इतनी ज्यादा अमाउंट में यूज होता है कि जो रेट है वो उसकी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। तो देखने में लग रहा होगा वाटर प्रेजेंट है इक्वेशन में, लेकिन ओवरऑल रेट जो होता है वो डिपेंड करता ही नहीं है। तो आपकी जो इसमें हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है उसमें रेट जो है बाकी सारे रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है अदर देन वाटर। हालांकि वाटर रिएक्टेंट होता है लेकिन उस पर डिपेंड नहीं करता। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, कि देखने में लगे है लेकिन एक्चुअल में नहीं है, गलत, डिसीव, धोखा देने वाली चीज, कि वाटर लग रहा है यहाँ पे रिएक्टेंट है, डिपेंड कर रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में रेट जब देखेंगे एक्सपेरिमेंटली तो वो वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, बिकॉज वाटर एज अ सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें वाटर इन्वॉल्व हो जाए वो हमारे पास कहलाते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। देन आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यू था, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डैश प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो काइनेटिक्स थी तो हमने रेट को डिस्कस किया और फैक्टर्स को। तो जो रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए ऑप्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे। जितनी आपकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की बढ़ेगी उतना चांस होगा कि रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करेंगे, उतना चांस है कि उनके कोलिजन्स इफेक्टिव होंगे और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से आपके पास जो रेट ऑफ अ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर। देन आपके पास है इक्वेशन दैट टेल रिलेशन ऑफ टेम्परेचर विद द रेट कांस्टेंट इज कॉल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। आपके पास आर्हीनियस इक्वेशन है जो कि रेट ऑफ अ रिएक्शन किस तरह डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, उसको डिस्कस करती है। तो रेट ऑफ अ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट्स को टेम्परेचर के साथ जो इक्वेशन रिलेट करती है उसको हम कहते हैं आर्हीनियस इक्वेशन। ऑप्शन नंबर बी। ऑफ एक सेकेंड में इसको रिमूव कर लो। देन आपके पास जी नेक्स्ट एमसीक्यू है, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज डैश टू टेम्परेचर। आर्हीनियस के मुताबिक जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर से क्या रिलेशन रखता है? तो टेम्परेचर के साथ भी रेट का डायरेक्ट रिलेशन है। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना आपका रेट बढ़ता रहता है। इनफैक्ट कहा जाता है कि हर 10 केल्विन के बाद रेट ऑफ द रिएक्शन डबल हो जाएगा। अगर आपका रेट 2 था फॉर एग्जाम्पल, 10 केल्विन आपने बढ़ा दिया है तो आपका 10 केल्विन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। पहले वो 2 था, देन वो 4 हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज स्ट्रिक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। Then the minimum amount of energy that particles must have for effective collision is called, कि वो एनर्जी जो कि पार्टिकल्स को चाहिए लाजमी इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। कि कोई भी रिएक्टेंट्स उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी देन वो हम कहते हैं कि प्रोडक्ट बना पाएंगे। अगर जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी नहीं है तो हम कहते हैं वो प्रोडक्ट्स में नहीं कन्वर्ट होते, रिएक्टेंट ही रह जाते हैं। मोस्टली हम इसको शो करते हैं एज अ बैरियर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्रोडक्ट है तो इतनी एनर्जी होना जरूरी है। ये टॉप हील जो कहलाती है ये बैरियर कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी, इतनी एनर्जी उसके पास होना जरूरी है, देन वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। अगर उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल उसके पास इतनी एनर्जी थी, तो क्या होगा, वो वापस रिएक्टेंट में आ जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज समथिंग अ हिंड्रेंस, कि उस हिंड्रेंस को उसको कवर करना है उसने। अगर वो हिंड्रेंस कवर कर ली तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वरना वो दोबारा रिएक्टेंट्स में आ जाएगा। देन आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यू था, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। ये आपने डायग्राम्स दी हुई थी बुक में। तो ये आपकी डायग्राम इस टाइप की थी कि ये प्रोडक्ट था, रिएक्टेंट था सॉरी, एक्सोथर्मिक के लिए इस टाइप की डायग्राम बनती है कुछ, कि ये रिएक्टेंट्स होते हैं, ये आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। इधर इस साइड पे आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सॉरी एनर्जी शो करते हो। तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट्स की कम होती है फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जबकि आप एंडोथर्मिक की बनाओ तो एंडोथर्मिक की उल्टा है, उसकी इस तरह होती है डायग्राम, कि आपकी रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम होती है, प्रोडक्ट्स की ज्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है आपका, कि फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोडक्ट्स की एनर्जी हमेशा कम होती है, रिएक्टेंट्स की ज्यादा होती है, और एंडो में इसका उल्टा हो जाता है। देन आपको दी गई थी पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, के 3 स्टेटमेंट्स दी गई थी, उसमें से आपने सही चीज बतानी थी कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें आपके पास बी जो स्टेटमेंट थी वो सही थी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट्स दो डिफरेंट चीजें हैं, सेम नहीं है। मोस्टली हम इसको इंटरलिंक कर देते हैं कि दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। क्या होता है, दोनों टेम्परेरी एग्जिस्टेंस रखती हैं, ड्यूरिंग द रिएक्शन बनती हैं और ड्यूरिंग द रिएक्शन ही कंज्यूम हो जाती हैं, लेकिन दोनों में फर्क
फर्क क्या है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा अनस्टेबल स्पीशी है और ट्रांजिशन स्टेट थोड़ी बहुत स्टेबल है एज कंपेयर टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन स्टेट को आप सेपरेट आउट कर सकते हो स्पेशल कंडीशंस देख के, लेकिन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इतना अनस्टेबल होता है कि आप इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। दोनों ही दरमियान में बनेंगी, रिएक्शन के दरमियान में ही कंज्यूम हो जाएंगी, ना ये रिएक्टेंट होती है ना ये प्रोडक्ट। दरमियान में बनी, दरमियान में कोई स्टेप्स हुए और ये यूज हो जाती है या कंज्यूम हो जाती है। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि एक थोड़ी सी स्टेबल है, एक थोड़ी सी अनस्टेबल है। एक को आप स्पेशल कंडीशंस देनी पड़ती है, आम कंडीशंस पे उस पर भी नहीं कर सकते। थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट चलेगी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेशल कंडीशंस दोगे तो आप सेपरेट कर लोगे, लेकिन दूसरी एक्स्ट्रा अनस्टेबल है उसको आप सेपरेट आउट कर ही नहीं सकते। तो थोड़ा सा डिफरेंस है स्टेबिलिटी का। बाकी दोनों एक ही चीजें हैं कि दरमियान में बनती हैं, दरमियान में ही कंज्यूम हो जाती है। देन नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास था सब्सटेंस दैट एक्सेलरेट अ केमिकल रिएक्शन, कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो वो हमारे पास क्या होता है जी, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस है जो कि भी किसी भी रिएक्शन को तेज कर देगा और उसके बाद एट द एंड रीजनरेट भी हो जाता है हमारे पास। देन आपके पास है न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है वो आपके पास मोस्टली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। अब ये देखो, क्या हमने पहले दो पढ़े हैं, इंजाइम और फोटो वाले, वो जीरो ऑर्डर होते हैं। और जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वो मोस्टली, बल्कि 99% जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं आपके पास। पढ़ा भी होगा, हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ी थी। मैंने आपको कहा था वो जो बुक है सेंट्रल साइंस आप लोगों को शेयर की हुई है, सेंट्रल साइंस में काइनेटिक्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन दी हुई है। तो आप देखोगे काइनेटिक्स एट द एंड कितने ही रिएक्टेंट हो जाए कुछ भी, एट द एंड वो फर्स्ट ऑर्डर बन जाता है फॉर अ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो आप उसको सेंट्रल साइंस से एक बार देख सकते हो। देन नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू था पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड एट द एंड, ये बिल्कुल ठीक है कि कैटलिस्ट स्पीड अप करता है और एट द एंड रीजनरेट हो जाता है। देन द कैटलिस्ट इफेक्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वली फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, बिल्कुल कैटलिस्ट जितना फॉरवर्ड को इफेक्ट करता है उतना ही बैकवर्ड को करता है, इक्वली इफेक्ट करता है। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक होगी। डज नॉट शिफ्ट इक्विलिब्रियम बट हेल्प्स टू अचीव इक्विलिब्रियम क्विकली, ये भी ठीक स्टेटमेंट है। तो आपके पास तीनों स्टेटमेंट ठीक दी गई हैं। कैटलिस्ट ये तीनों काम करता है, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करता आगे पीछे, इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव कर देता है, बस ये फायदा हो जाता है उसका कैटलिस्ट का। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक दी गई थी आपको कैटलिस्ट से। होमोकैटालिसिस इज वन दैट हैव सेम फेज ऑफ। होमोकैटालिसिस ऐसी टाइप ऑफ कैटालिसिस है जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट जो है ना वो सेम फेज में होते हैं। तो ए ऑप्शन आपके पास ठीक था कि कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स आपके सेम फेज में है। और इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जो होता है होमोकैटालिसिस का वो ये होता है कि एट द एंड आपने कैटलिस्ट को रीजनरेट करना होता है, ठीक है। तो लेकिन सेम फेज में है तो रिएक्टेंट्स के साथ वो सोल्यूबलाइज हो जाता है। तो कैटलिस्ट को एट द एंड रीजनरेट करना, अलग करना प्रोडक्ट से या रिएक्टेंट से, वो बहुत मुश्किल हो जाता है होमोकैटालिसिस में, बिकॉज दोनों सेम फेज में है। तो इनको सेपरेट आउट करना एट द एंड सबसे मेन टास्क होता है होमोकैटालिसिस का। देन आपके पास थी इंग्लिश। इंग्लिश सॉरी, अभी एक एमसीक्यू रह रहा है हमारा, एक नहीं दो तीन रह रहे हैं। बायोकेमिकल कैटलिस्ट आर, बायोकेमिकल कैटलिस्ट कौन से होते हैं, इंजाइम्स। इंजाइम्स आर कॉल्ड बायोकैटलिस्ट, के हमारे जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं उनको फास्ट करवाते हैं। और जो भी काम एक कैटलिस्ट हम केमिकल रिएक्शन में करता है, हमारी बायो की बॉडी में इंजाइम सेम वही काम करता है। तो आपके पास जो इंजाइम्स हैं वो बायोकैटलिस्ट बिल्कुल सी कहलाते हैं। सहारा आई थिंक सो आ चुकी है जवाब देने के लिए। देन आर्हीनियस इक्वेशन में स्लोप का यूनिट पूछा गया था, तो बी ऑप्शन है केल्विन। आपके पास जो आर्हीनियस इक्वेशन में स्लोप है वो टेम्परेचर को शो करती है, तो उसका यूनिट आपके पास सिंपल केल्विन आता है। बार बार पूछे वाला एमसीक्यू था आप लोगों का। देन आपके पास है यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट वो आपसे अक्सरों का ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर तक वो पूछता है आपसे कि रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है। तो इसका यूनिट इधर पर सेकंड था, और वैसे आपने निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कंसेंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो कंसेंट्रेशन 1 - n पर सेकेंड। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो, कंसेंट्रेशन 1 - n पर सेकेंड। अब यहाँ पे n होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब वो जिसका भी पूछे आपसे आपने उसका डाल देना है। अगर वो आपसे पूछता है फर्स्ट ऑर्डर का तो आपने यहाँ पे 1 डाल देना है। अगर वो पूछता है सेकंड ऑर्डर का आपने 2 डाल देना है। इस तरह आपने डाल देने हैं, मुख्तलिफ जो भी आपसे पूछता है इस फॉर्मूले को आपने अप्लाई कर लेना है इसमें।
मैंने यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का पूछा, बल्कि सॉरी, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का पर सेकंड नहीं निकलेगा निकम्मो, यहाँ पे ये निकलता होगा कि यहाँ पे वन कंसंट्रेशन का जो यूनिट होगा आपने वो डालने हैं, और यहाँ पे 1 - n है, तो ऑर्डर मैंने पूछा सेकंड ऑर्डर के लिए, तो आप 1 - 2 डाल दोगे, पर सेकंड डाल दोगे, पर सेकंड सबके साथ आएगा। फर्स्ट ऑर्डर का होता है ना, फिर पर सेकंड आता है, 1 - 1 0 हो जाता है ये, और ये कट जाता। अब कंसेंट्रेशन का क्या आएगा, इसका कंसेंट्रेशन का यूनिट -1 और पर सेकंड, बिल्कुल इसका ये आएगा। कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब होता है, तो यहाँ पे उल्टा बन जाएगा, मोलैरिटी पर मोलैरिटी लिख सकते हो आप इसको, कंसंट्रेशन मोलैरिटी होता है, पर मोलैरिटी पर सेकंड, तो सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। या फिर मोल पर डीएम क्यूब होता है ना, यहाँ पे पर मोल डीएम क्यूब पर सेकंड भी आप लिख सकते हो उसको, तो दोनों वैसे आपके लिख सकते हो। बिल्कुल यहाँ पे मे भी की में मिस्टेक हो गई हो, तो आपके पास ये सी ऑप्शन बन जाएगा सेकंड ऑर्डर के लिए। और आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे कि जो भी ऑर्डर पूछा हो यहाँ, तो उसकी वैल्यू डालते जाना ऑर्डर की, और आपके पास अगर वो जीरो ऑर्डर का पूछते तो देखो जीरो ऑर्डर का क्या बनेगा, 1 माइनस यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 1 ही आ जाएगा आंसर। कंसेंट्रेशन का जो यूनिट होता है वही मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, तो अक्सर वो दे देता है कि कौन सा ऐसा आपके पास रिएक्शन है या ऑर्डर है जिसका जो रेट का यूनिट है वो इक्वल है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ओके, कोई मसला नहीं है। तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर सॉरी जीरो ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है वो बिल्कुल रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है। रेट का यूनिट है ना मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, इसी तरह अगर आप जीरो ऑर्डर का निकालोगे उसका भी मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, तो रेट ऑफ अ यूनिट इज इक्वल टू जीरो ऑर्डर, दोनों का इक्वल यूनिट निकलता है, आप कह सकते हो। बाकी ये ट्रिक आपको भूल जाए किसी किसी भी उसके लिए, तो आप इस ट्रिक को लगाओ, कंसंट्रेशन 1 - n पर सेकेंड, तो आपको किसी भी ऑर्डर का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बच्चे रट्टा मार रहे होते हैं, रट्टा टाइम पे भूल जाते हैं, तो आप इस फॉर्मूले को याद करो और अपना अप्लाई कर लो। देन आपके पास जी है इनकाइनेटिक्स, सिंपल स्टेप रिएक्शंस आर कॉल्ड। मैं रट्टा ही लगाती थी, हाँ देखो ना, फिर रट्टे में गलती हो जाती है, बास्केट तरह भी लाइक मुझे एकदम फर्स्ट ऑर्डर लगा पर सेकंड, तो आप खुद निकाल के देखो अपना ना, तो कोई इशू। इनकाइनेटिक सिंगल स्टेप रिएक्शंस आर कॉल्ड, नहीं जी सिंगल स्टेप हमारे पास कहलाते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। हमेशा काइनेटिक्स में आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शंस वो हैं जो सिंगल स्टेप पे है। अब सिंगल स्टेप है, ज्यादा स्टेप्स हैं ही नहीं, तो वो सिंगल स्टेप जो होगा वही स्लोवेस्ट स्टेप हो जाता है, तो वही उसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहलाता है। लेकिन ओवरऑल जो एक ही स्टेप पे कंपोज हो उनको हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस इन काइनेटिक्स। काइनेटिक्स की टर्म में उनका नाम होता है एलिमेंट्री रिएक्शंस, और एलिमेंट्री रिएक्शंस में जो स्टेप एक ही स्टेप है तो वही उसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, उसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वही उसका ऑर्डर बन जाते हैं। देन उसके बाद जी इंग्लिश स्टार्ट होती है हमारी। इंग्लिश आज बहुत इजी थी, आपको सब कुछ दिया हुआ था, रट्टा मारना था आप लोगों ने। तो सिनोनिम ऑफ हुडविंक, हुडविंक का हमारे पास सिनोनिम आ जाता है जी किसी को धोखा देना, किसी को चीट करना, तो ए ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। तो बच्चे कह रहे थे कि मैम वो कैब की काइंडली कोई ट्रिक बता दें। वो कैब की ट्रिक एक तो यही है कि बच्चा मेरा आप लोग बार बार पढ़ा करो वो कैब को, सेकेंडली इसको सेंटेंस की फॉर्म में दिया किया करो कि लाइक वुड बीइंग, देखो अब किसी न किसी की कोई ऐसी दोस्त गुजरी होगी जिसने उसको धोखा दिया होगा, तो आप लिख दो फॉर एग्जाम्पल कि सबा ने मुझे हुड विंग किया, इस तरह करके थोड़ी सी ट्रिक की उसमें याद कर रखोगे ना, तो फिर याद हो जाएगा। कि आपको कोई लड़की याद होगी जो हमेशा झूठ बोलती है धोखा देती है, तो उसको उस नाम से जुमला बना के याद करो, तो इस तरह आपको आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएंगी। कोई मसला नहीं है, भूल जाता है इंसान है, आहिस्ता आहिस्ता वो क्या इंप्रूव होती है आपकी, एक ही दिन में नहीं होती। सेकेंडली मैंने आप लोगों को पहले भी एक बच्चे को कहा था कि आपके पास मोबाइल होता है, नेट होता है, ऑल टाइम आप अपने पास डॉन न्यूज़पेपर सॉफ्ट में रख लो। डॉन न्यूज़पेपर सॉफ्ट में रखने का फायदा ये है कि सुबह सुबह उठ के कोई मसला नहीं है, आप रिकॉर्डिंग से कर लेना सहर, तो आप सुबह सुबह उठ के काइंडली उसको 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए हेडलाइंस पढ़ लिया करो बस। तो हेडलाइंस डॉन की इंग्लिश में होती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या है थोड़ी बहुत अच्छी खासी, बल्कि थोड़ी बहुत नहीं, 6 महीने पढ़ लोगे ना डेली का एक पेज बस, तो आपकी वो क्या बहुत इंप्रूव हो जाएगी और इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाती है। देन आपका सिनोनिम ऑफ हेनेस है जी, सिनोनिम ऑफ हेनेस होता है हमारे पास, हेनेस हम कहते हैं किसी बुरी चीज को, ईवल को, शैतान को, गंदे काम करने को, घिनौने काम करने को, जो थोड़े चालाकी और हमारी जुबान में मीसनेपन में कह सकते हो आप, तो आप कह सकते हो इसका ईवल, आपका सिनोनिम कहलाता है इसका ईवल, बुरे काम करना। देन आपके पास आता है एंटोनिम ऑफ एम्बिशियस, एम्बिशियसनेस,
तो आपके पास इसका मीनिंग होता है जी पुअर, जिसके पास कोई पैसा ना रहे, सब कुछ बिल्कुल गरीब को आप कहते हो। तो इसका उल्टा हो जाएगा रिच, ए ऑप्शन। इम्पिशंस। देन आपके पास है सिनोनिम ऑफ इम्पीड। इम्पीड का मीनिंग होता है रोकना, किसी चीज को हिंडर करना। तो आपके पास मैंने देखो यहाँ पे दो चीजें दी थी, हिंड्रेंस भी दिया था, हिंडर भी। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनता था हिंडर। इम्पीड अगर मैं देती इम्पीडेंस, देन आपके पास आता हिंड्रेंस। तो आपके पास जो भी पार्ट ऑफ स्पीच दिया हो सिनोनिम में, उसका जो मीनिंग बनेगा ना चारों ऑप्शन में, वो भी वही होगा। अगर वो सब्जेक्ट दे रहा है तो उसका मीनिंग सब्जेक्ट में ही होगा, अगर वो वर्ब देता है तो उसका वर्ब में होगा, अगर वो एडजेक्टिव देता है तो नीचे भी वो एडजेक्टिव ही पूछेगा। तो आपने देख लेना, इम्पीड हिंडर आएगा, इम्पीडेंस होता तो ये हिंड्रेंस हो जाता। तो राइट ऑप्शन क्लोज आपका हिंडर बन रहा है, सी ऑप्शन। देन सिनोनिम ऑफ इम्बाइब का आपके पास क्या है? इम्बाइब आप कहते हो किसी भी चीज को निगल लेने को, तो आपके पास सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, स्वलो। देन आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूट दिए गए थे। इस बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कभी कभी आ जाता है एफपीएससी में, वरना पीपीएससी में लाजमी अक्सर आ जाता होता है ना, इंग्लिश में अक्सर दे देता है वो आपको। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में आपके पास विद स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, अपनी पहली स्पीच देना, बिना तैयारी के स्पीच देना, उसको हम कहते हैं एक्सटेम्पोर। और इसके आप एग्जाम्पल इस तरह याद कर सकते हो कि इमरान खान जो है हमेशा एक्सटेम्पोर देते हैं, हमेशा कभी वो अपनी स्पीच तैयार करके नहीं आता पेज पे, वो ऑन द हैंड स्पीच दे रहा होता है वहां जाके ही। तो आप यहाँ से इमरान खान को याद कर सकते हो कि उसकी स्पीच हमेशा एक्सटेम्पोर की उसमें होती है। देन आपके पास है अ नेशन दैट इज एट वॉर एज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। तो कौन सा ऐसा नेशन है जो हमेशा वॉर पे होता है और इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग होता है, तो उसको आप कहते हैं बेलिजरेंट। तो बी ऑप्शन आपके पास राइट ऑप्शन था यहाँ पे। देन आपके पास 37th एमसीक्यू था, सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट। तो आपके पास सी ऑप्शन राइट ऑप्शन था। जी यहाँ पे है नॉस्टैल्जिया। देन आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यू था जी, एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री फ्रॉम सफरिंग। कि आप ऐसी सोसाइटी जिसमें कोई आइडियल, जिसमें कोई दुख नहीं है, कोई सफरिंग्स नहीं है, खुशी खुशी हर चीज रह रही है, तो इसको आप कहते हो यूटोपिया। इनफैक्ट एक कार्टून सीरीज भी आई थी यूटोपिया के नाम से, देखी हो तो, वो उसमें यही था कि करप्शन फ्री आइडियल लैंड जिसमें हर चीज परफेक्ट हो, उसको आप कहते हो यूटोपिया। इमेजिनरी होती है जस्ट बिकॉज नेचर में नेगेटिव थिंग्स एग्जिस्ट करती है। सोल्यूशन फॉर ऑल डिजीजेस के हर डिजीज का सोल्यूशन जो है वो आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, पेनेसिया। बी ऑप्शन। देन आपके पास पेडागोगी का ऑप्शन आता है। पेडागोगी में आपके पास पहला एमसीक्यू था, इन लेसन प्लान अ टीचर। लेसन प्लान में क्या होता है, टीचर डिवाइड करता है होल चैप्टर को डिफरेंट पार्ट्स में, ताकि ऐसा नहीं होता कि एक ही चैप्टर को पूरे दिन में पढ़ा जाए। तो अगर आपका बड़ा सारा चैप्टर है तो वो लेसन प्लान करता है, डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं और डेली का थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाते हैं, जैसे हम अपने मॉड्यूल में कर रहे हैं लेसन प्लानिंग का। आई थिंक सो आज आपका थर्ड पार्ट है और आगे भी तीन पार्ट्स और रह रहे हैं। तो चंक्स की फॉर्म में पढ़ाना, ताकि बच्चा अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके चीजों को, उस चीज को हम कहते हैं लेसन प्लान। देन आपके पास था सिस्टमैटिक डिजाइन फॉर डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। कि सिस्टमैटिक वे से हर चीज को लेके चलना, इसको हम क्या कहते हैं, लेसन प्लान। के डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, ये हमारे पास मुझे याद नहीं आ रहा, एक साइंटिस्ट था या मतलब ऑथर था जिसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है, तो आप उसको कोट कर सकते हो कि सिस्टमैटिक डिजाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन के लिए आप कहते हो ये एक प्रॉपर लेसन प्लान है। कंपोनेंट्स ऑफ अ लेसन प्लान इंक्लूड, कि किसी भी लेसन प्लान में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इंस्ट्रक्शनल, ऑब्जेक्टिव, रैशनल और सब्जेक्ट, जो तीनों जो हैं ये आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ अ लेसन प्लान के पार्ट्स हैं। लेसन प्लान स्टार्ट्स विद, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था आपका, इसमें आपके पास सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कि लेसन प्लान हमेशा स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से। लाइक क्या होता है कि आप पढ़ रहे हैं, तो आके सबसे पहले आप क्या लिखते हो, किसी भी चीज का जो आपने आज का चैप्टर करना है उसका नाम लिखते हो। लाइक हमने इस बार करना था काइनेटिक्स, तो हम मैंने डिस्कस किया, लिखा हुआ था, मतलब शेड्यूल में आपका लिखा था काइनेटिक्स। जो भी चीज आप टीचर आके पढ़ाएगा तो वो पहले बताएगा उसका नाम क्या है, हमने ये पढ़ने हैं। देन आगे की बात डेफिनेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी एग्जाम्पल बाद में होंगी। तो लेसन प्लान हमेशा स्टार्ट होता है सब्जेक्ट के साथ।
एक्सटेंडेड एडेप्टेशन ऑफ अ लेसन प्लान इज, तो लेसन प्लान की जो एक्सटेंडेड फॉर्म है वो आपके पास है आईईपी। तो आईईपी का नेक्स्ट ही एमसीक्यू में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आईईपी का आपका जो एब्रीवेशन पूछा गया था, तो उसका एब्रीवेशन क्या होता है, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। कि इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान जो आप करोगे उसको आप कहते हो आईईपी, और ये एक्सटेंडेड फॉर्म है किसी भी लेसन प्लान की। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप इसमें एक और फिर आगे मैं इसके साथ एक्सप्लेन करती हूँ। मेन फोकस ऑन आईईपी क्या है, आईईपी में जो हमारा मेन फोकस होता है वो क्या होता है, ए ऑप्शन, नीड ऑफ लर्नर्स। आईईपी में हम ये नहीं देखते कि हमारा कंटेंट क्या है, हमने क्या सिखाना है, हमने क्लास में क्लास डिसिप्लिन को मेंटेन करना, नहीं, हमारा मेन फोकस होता है नीड ऑफ लर्नर्स। इसके हम एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक क्लास आपकी 40 की है, एक बच्चा ऐसा है जिसको थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, उसके कान का कोई इशू है, तो उसको थोड़ा ऊंचा सुनाई दे रहा है, तो उसके लिए मैं जो थोड़ी सी प्लानिंग करूंगी अलग से, या माइक लेके आऊंगी, या फिर उसके करीब लेसन देते हुए मैं उसके करीब जाके लेसन दूंगी, बोल टीचर एक क्लास में रोटेट कर रहा है ना, तो टीचर जब मेन चीज एक्सप्लेन करने लगा है, तो टीचर उसके करीब जाके बात को एक्सप्लेन कर दे। तो उस स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए कोई काम किया गया है, तो इस चीज को मैं कहती हूँ आईईपी। तो इस आईईपी का मेन मकसद होता है लर्नर्स की नीड को रिकॉग्नाइज करके उसके अकॉर्डिंग चलना, ना कि कंटेंट पे। तो नीड ऑफ लर्नर्स में हम डील करते हैं, आईईपी में हम सॉरी डील करते हैं नीड ऑफ अ लर्नर से। देन आपके पास पोस्ट लेसन एक्टिविटीज इंक्लूड, पोस्ट लेसन एक्टिविटीज में हमारे पास तीनों चीजें इंक्लूड थी, ऑल ऑप्शन था, इवेल्युएटिंग लेसन प्लान करते हैं हम, इवेल्युएटिंग यूनिट प्लान्स भी करते हैं, और रिकॉर्ड कीपिंग भी, तीनों काम हम पोस्ट लेसन एक्टिविटीज में रखते हैं। अ गुड टीचर इज, एक गुड टीचर, अच्छा टीचर कौन सा होता है, ऑल है इसका ऑप्शन। एक अच्छा टीचर वो है जो कि लेसन को प्लान भी करे, उसको इम्प्लीमेंट भी करे, और उसके बाद इवेल्युएशन भी करे स्टूडेंट्स की। तो तीनों क्वालिटीज अगर होती हैं तो वो टीचर सबसे अच्छा है। एक एक क्वालिटी किसी न किसी में, हर टीचर में कोई ना कोई क्वालिटी है, लेकिन अगर किसी में तीनों आती हैं तो वो एक गुड टीचर कहलाता है आपके पास। देन आपके पास है आर्ट ऑफ डिवेलपिंग लॉजिकल प्लान फॉर इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज इज कॉल्ड, आर्ट ऑफ डिवेलपिंग लॉजिकल प्लान फॉर इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज हमारे पास कहलाता है सीक्वेंसिंग। कि सीक्वेंसिंग में हम क्या करते हैं, लॉजिकल प्लान्स को करते हैं ताकि हमारी इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज अच्छी हो सके। तो इस चीज को हम कहते हैं सीक्वेंसिंग। इसके दो स्टेप्स भी थे जो कि आपके नोट्स में थे, मुझे इस टाइम से याद नहीं आ रहे पॉइंट्स क्या थे, दो पॉइंट्स थे इसमें हम जो डिस्कस करते हैं सीक्वेंसिंग में। इन लेसन प्लान ऑब्जेक्टिव्स शुड बी, लेसन प्लान में ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, लेसन प्लान में हमारे पास ऑब्जेक्टिव जो है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है, टीचर ओरिएंटेड नहीं होता। हमने स्टूडेंट को देख के अपने लेसन प्लान करने होते हैं। स्टूडेंट का अगर किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है तो उसको हम जल्दी कवर करवा सकते हैं, बिकॉज स्टूडेंट जल्दी कर लेगा, तो उसका हम टाइम जरा कम भी रख सकते हैं। लेकिन एक चैप्टर ऐसा है जो मुश्किल है, थोड़ा बोरिंग है, तो आप उसको ज्यादा टाइम के लिए कर लो। तो स्टूडेंट की नीड्स को देखते हुए, स्टूडेंट की ओरिएंटेड कोई का टास्क करते हैं हम लेसन प्लानिंग। तो आपके पास बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। देन आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग इंक्लूड, कि आपके पास सीक्वेंसिंग में प्रिंसिपल्स थे बहुत सारे, तो इनमें से तीनों जो है ये आपके पास इसके प्रिंसिपल है, कि आपने सिंपल स्टेप से स्टार्ट करना है, उसमें कंक्रीट एग्जांपल्स देनी है, और फिर कॉम्प्लेक्सिटी लेके आनी है आहिस्ता आहिस्ता। तो सारे के सारे प्रिंसिपल्स ऑफ सीक्वेंसिंग है हमारे पास। फॉर्म ऑफ नॉलेज दैट इंक्लूड्स थिंकिंग स्किल्स इज कॉल्ड, तो आपके पास इसमें राइट ऑप्शन क्या है, प्रोसेस। आपके पास नॉलेज की दो टाइप्स हैं, एक होती है कंटेंट, एक होती है प्रोसेस। कंटेंट में आप डील करते हो रट्टे वाली चीजों से, लाइक अगर मैं कहती हूँ कि आपने कल पाकिस्तान में कितने माउंटेन रेंजेस हैं और उनकी लंबाई क्या क्या है, चौड़ाई क्या क्या है, वो याद करके आनी है। तो आप पढ़ाओगे कराक्रम हिमालय जितने भी माउंटेन वर्ल्ड के हम अगर मैं देती हूँ कि वर्ल्ड की माउंटेन्स करके आने, तो आप पहले 5 के रटा मारोगे ये लंबाई, तो ये एक कंटेंट है। प्रोसेस में है आपके पास थिंकिंग एबिलिटी, एब्स्ट्रैक्ट को हम कहते हैं कि आप कितनी चीजों को लिंक कर सकते हो। इसमें आपको एग्जांपल भी दी गई थी ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम की। ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम से अगर आप थिंकिंग स्किल्स की तरफ जाओ तो आप उसको रिलेट कर सकते हो किसी भी रिवर्स के साथ, कि रिवर्स फ्लो करते हैं और एट द एंड पानी मुहैया करते हैं किसी भी मुल्क में। इसी तरह जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है हार्ट से रिलेटेड, वो क्या करता है, वो भी इस तरह फ्लो करता है और पूरे जिस्म को खून देता है। तो किसी भी चीज को लिंक करना है एब्स्ट्रैक्ट की फॉर्म में, उसको हम नॉलेज की प्रोसेस फॉर्म कहते हैं, बी ऑप्शन।
देन आपके पास है मूविंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास टू टाइप्स की मूविंग्स थी। इसमें प्रेजेंटेशंस की ये फॉर्म थी, इसमें आपके पास ये जो मैंने दी है ये है डिडक्टिव फॉर्म, कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना। कि एग्जांपल आप ले सकते हो कि सारे इंसान मरते हैं, मैन इज मॉर्टल, कि इंसान ने फना हो जाना है। फिर आप कहते हो अली जो है वो एक इंसान है, तो आप स्पेसिफिक करोगे कि अली ने भी मरना ही मरना है। तो आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हो, तो उसको हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये था आपका काइनेटिक्स का मॉड्यूल। कि थोड़ा सा टाइम दो, 15-20 मिनट, आधा घंटा, हम आपको नेक्स्ट वाले सेंड करते हैं। तो और तब तक के लिए, नेक्स्ट लेसन के लिए अल्लाह हाफिज।